बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। गाइड नंबर 48 को हमारे पास सेंसेशन दो तरह की होती हैं। सोमैटिक सेंसेशन जो कि जनरली सारी बॉडी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेशल सेंसेस 5 होती हैं जिनके लिए पर्टिकुलर जगह होती है जैसे कि विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, इक्विलिब्रियम। सोमैटिक सेंसेशन को रिसेप्टर के साथ जो तीन में क्लासिफाई करते हैं, मैकेनोरिसेप्टिव, थर्मोरिसेप्टिव और पेन सेंसेस। उसके अलावा सोमैटिक सेंसेशन की और भी क्लासिफिकेशन है। एक्सट्रोसेप्टिव वो होती है जो कि बॉडी के बाहर से हम रिसीव कर रहे होते हैं जैसे कि कोल्ड हो गया, ये वो हो गया। और प्रोप्रियोसेप्टिव वो होते हैं जो कि बॉडी की इंटरनल कंडीशन के बारे में बता रही होती हैं, कौन सा जोड़ कितना बेंड हुआ है, कहाँ पे पेन हो रही है, ये वो सारा कुछ। जिस तरह के विसरल सेंसेशन, अब प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन में कुछ विसरल होती हैं जो आपको बताती है, जैसे मिसाल के तौर पे विसरा के बारे में बताती हैं, पेट खाली है या नहीं खाली, यूरिनरी ब्लैडर भर गया या नहीं भरा, ये वो। और डीप सेंसेशन भी होती है जो कि आपके मसल स्पिंडल्स में होती हैं, आपके गॉल्जी टेंडन में होती है, जो बताती है कौन सा मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कौन सा जॉइंट कितना बेंड हुआ है, ये वो सारा कुछ। सही होगी बात। डिटेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ टैक्टाइल सेंसेशन, सिंपल सी बात वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारा जो मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं, ये मैकेनोरिसेप्टर्स टैक्टाइल सेंसेशंस को रिसीव करते हैं, यानी कि यही सेम रिसेप्टर्स हैं जो कि टच को भी आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेशर को भी, वाइब्रेशन को भी। तो भाई अगर सेम रिसेप्टर है तो पता कैसे चलता है कि टच है या वाइब्रेशन है? तो भाई अगर तो वो रिसेप्टर्स सुपरफिशियली होंगे, स्किन के करीब होंगे तो पता चलेगा ये टच के सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर थोड़े डीप होंगे तो पता चलेगा ये प्रेशर या वाइब्रेशन के हैं। अच्छा, अब डीप वालों में हम प्रेशर वाइब्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर तो डीप वाले रिसेप्टर्स रैपिडली रिपीटेटिव सिग्नल्स भेज रहे हैं तो वाइब्रेशन होगी, अगर नहीं तो वो प्रेशर होगी। सही के बाद उसके अलावा टैक्टाइल रिसेप्टर्स की शेप के हिसाब से काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ होती हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी में तकरीबन हर जगह पे पाई जा रही होती हैं, पेन को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं। नंबर 2 पे आती है आपके पास मीसनो कॉर्पसल्स। ये मीसनो कॉर्पसल्स होती हैं, ये इलोंगेटेड इनकैप्सुलेटेड होती हैं। ये भी हमारे पास पेन को और इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रही होंगी। ये नॉन हेयरी पार्ट्स ऑफ द स्किन में पाई जाती हैं। सॉरी यार, पेन नहीं लगा हुआ हूँ मैं, ये सारे टैक्टाइल सेंसेशंस के लिए होती हैं। अच्छा, मीसनो कॉर्पसल्स नॉन हेयरी पार्ट में जैसे कि लिप्स में और फिंगर टिप में पाए जाते हैं। इनके जो न्यूरॉन होते हैं जो कोई इनर्वेट कर रहे होते हैं वो टाइप ए बीटा होते हैं और मीसनो कॉर्पसल्स विद इन अ सेकंड अडेप्ट कर जाते हैं। तो इसलिए ये आपकी मूवमेंट और वाइब्रेशन वगैरह को सेंस करने में रोल प्ले करते हैं। कुछ मीसनो कॉर्पसल्स होती हैं जो कि आगे एक्सपैंडेड टिप्स होती हैं, उनको हम कहते हैं मर्कल डिस्क्स। अच्छा जी, मर्कल डिस्क ओवरऑल वैसे तो नॉन हेरी पार्ट में होती हैं, लेकिन ये हेरी पार्ट में भी होती हैं। ये थोड़ा बहुत अडेप्ट करते हैं, लेकिन इनिशियली स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्टिमुलस देना शुरू कर देते हैं। मर्कल डिस्क जो होती है वो काफ़ी सारी जमा, यानी कि काफ़ी सारी मर्कल डिस्क को एक न्यूरॉन इनोवेट कर रहा होता है, तो उस सारे को मिला के बना देते हैं टच डोम। यहाँ पे भी जो न्यूरॉन होता है वो ए बीटा टाइप का ही होता है। ये मर्कल डिस्क टेक्सचर को फील करने में रोल प्ले करती हैं। फिर एक और टाइप ऑफ सेंसिंग ऑर्गन आता है आपके पास, वो है हेयर एंड ऑर्गन। ये हेयर एंड ऑर्गन हेयर के नीचे मौजूद होती हैं, हेयर की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने में रोल प्ले करते हैं। फिर आते हैं आपके पास रफनी एंडिंग। ये रफनी एंडिंग बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं, इसलिए जॉइंट कैप्सूल वगैरह में होते हैं, ओवरऑल डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और इन चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। फिर आते हैं प्रेसिडेंट कॉर्पस। ये सबसे ज़्यादा रैपिडली अडेप्टिंग न्यूरॉन्स है जो कि फ्यू हंड्रेड ऑफ सेकंड के अंदर अडेप्ट कर देते हैं। ये वाइब्रेशन वगैरह को रिकॉग्नाइज करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ टैक्टाइल सेंसेशन ज़्यादातर के लिए ए बीटा फाइबर होते हैं। कुछ जो सिग्नल्स रिसीव करने वाले हैं वो आपके पास ए डेल्टा से भी रिसीव कर रहे होते हैं, और फिर वो आपको बता रहे हैं कि जो टिकल वगैरह हो गया, गुदगुदी हो गया, इनके सेंसेशन जो जा रही होती हैं वो बहुत ही स्लो फाइबर्स टाइप सी अनमाइलिनेटेड फाइबर से जा रहे होते हैं। टाइप सी जो होंगे वो बहुत पतले होते हैं, इसलिए वो पेरिफेरल बंडल में बहुत थोड़ी जगह रिक्वायर कर रहे होते हैं। डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की छोटी फ्रीक्वेंसीज के लिए यानी 2 से लेकर 80 तक के लिए मीसनो कॉर्पसल चल जाती हैं, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं 30 से लेकर 300, इसके लिए पैसिनियन कॉर्पसल होती हैं। सही के बाद फिर आती है डिटेक्शन ऑफ टिकल वगैरह की जो डिटेक्शन होती है ये हमारे पास सुपरफिशियल लेयर के टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, और यहाँ पे आपके पास टाइप सी फाइबर्स होंगे जो कि मैसेज को लेकर ब्रेन तक जाएंगे। फिर सेंसरी पाथवे हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम, और एक होता है हमारे पास एंटेरोलेटरल पाथवे। जो डॉर्सल कॉलम सिस्टम होता है ये हमारे पास बेसिकली ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके डॉर्सल वाला वाइट मैटर यूज़ कर रहे होते हैं। एंटेरोलेटरल हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर और लेटरल वाला वाइट मैटर को यूज़ कर रहे होते हैं। इनके डिफरेंसेस को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जनाबी वाली दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। डॉर्सल वाले में ये होता है कि जो भी न्यूरॉन आता है वो न्यूरॉन आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक उसके मतलब यहाँ पे आने के बाद एक उसकी मीडियल ब्रांचेस होती हैं, एक लेटरल ब्रांचेस। लेटरल ब्रांचेस तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सिनैप्स कर जाती हैं। क्यों सिनैप्स करती हैं? मुख्तलिफ स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस के लिए, यहाँ पे लिखा था उन्होंने, मुख्तलिफ स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस के लिए, मुख्तलिफ स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। और जो उसकी मीडियल ब्रांच होती है वो डॉर्सल वाइट कॉलम ट्रैक में से होते हुए मेडल ऑब्लिगोंटा में न्यूक्लियस तक पहुँचती है। ये जो पहला न्यूरॉन था इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ पे सिनैप्स हो गया, मेडल ऑब्लिगोंटा से आगे जो जाता है उसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अपनी साइड बदल लेता है, यानी कि डी को शेयर कर जाता है, और डी को शेयर करके ये जो बनते हैं इसको हम कहते हैं मीडियल लेमन स्काई। ये मीडियल लेमन स्काई पे पहुंचते हैं हमारे पास इस थैलेमस के वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स में, और वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स से फिर एक और सिनैप्स हो गया। तो यहाँ से आगे हम कहते हैं, मतलब ये था ना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, तो ये पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है जो कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन मैसेज को लेकर हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है। यहाँ तक बातें हो गई। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो डॉर्सल, अच्छा अब जो दूसरा था एंटेरोलेटरल, वो आपके इन वाले कॉलम में ट्रैवल करता है। डॉर्सल में और एंटेरोलेटरल में काफ़ी सारे फर्क आते हैं। डॉर्सल
डॉर्सल जो होते हैं इसके अंदर बहुत बड़े बड़े माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, जबकि इंटरलैटरल में माइलिनेटेड नहीं होते। डॉर्सल वाला जो होता है बहुत स्पीड से लेकर जाता है सिग्नल्स को, इंटरलैटरल स्लो लेकर जाता है। डॉर्सल वाला एग्जैक्ट लोकेशन बताता है जगह कि कौन सी लोकेशन से पेन आ रही है, ये वाली इतनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाता है। डॉर्सल वाला स्टिमुलस की एग्जैक्ट इंटेंसिटी के बारे में बताता है, इंटरलैटरल इतनी एग्जैक्ट इंटेंसिटी और स्टिमुलस के बारे में नहीं बता पाता। तो कह लो कि डॉर्सल वाला जो होता है वो एक हाईवे की तरह होता है और इंटरलैटरल एक स्लो सड़क की तरह होता है। तो हाईवे में आपके पास स्पीड भी रेगुलेट हो रही होती है, तेज़ स्पीड होती है, लेन्स अपनी अपनी रख रहे होते हैं, यानी कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर होती है। तो ये सारा कुछ आपके डॉर्सल में पाया जा रहा होता है। ऑलराइट जी, लार्ज माइलिनेटेड फाइबर हो गए, स्पेशल ओरिएंटेशन हो गई, सेंसिटिव मोडिलिटीज हो गई। डॉर्सल वाला जो है ना वो खास तौर पे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वाइब्रेशन लेकर जाता है, प्रोप्रियोसेप्शन लेकर जाता है। बाकी जो भी टच, जो भी पेन, जिसकी आपको इंटेंसिटी जाननी है या जिसकी आपको लोकलाइजेशन जाननी है, वो डॉर्सल से जाएंगे। उसके अलावा जो मोटी मोटी हो गई, पेन हो गई, टेम्परेचर हो गई, क्रूड टच हो गया, ये वो हो गया, सेक्सुअल सेंसेशन हो गई, टिकल हो गया, इच हो गया, ये सारा कुछ एंटेरोलैटरल सिस्टम के थ्रू जाएगा। ये जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में आपको पहली डॉर्सल वाले के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्पेशल ओरिएंटेशन डॉर्सल वाले में होता है बेसिकली ये है, जो फाइबर्स नीचे से आ रहे होते हैं वो दरमियान में होते हैं, यानी मीडियली प्लेस्ड होते हैं, और जो फाइबर्स बॉडी में ऊपर से आ रहे होते हैं, यानी कि जो पाँव से आ रहे होंगे वो दरमियान में होंगे, फिर जो घुटने से आएंगे वो थोड़ा बाहर की तरफ होंगे, और जो बाजुओं से आएंगे वो सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ होंगे। तो ये जो डॉर्सल कॉलम होता है इसमें जितने दरमियान वाले फाइबर होते हैं ना वो बॉडी में उतने ही नीचे से आ रहे होते हैं। तो ये डॉर्सल कॉलम बड़ा ख्याल रखता है, इसको हर फाइबर का पता होता है कौन सा फाइबर कहाँ से आ रहा है, ताकि एक्जैक्टली ब्रेन को बता सके कि कोई भी स्टिमुलस जो है वो कौन सी जगह से आ रहा है। फिर आते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स हमारे पास ये, अगर हमारे पास ब्रेन है तो ये दिमाग वाला को कहते हैं सेंट्रल सर्कस, इस वाले को कहते हैं हम लेटरल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के पीछे जो होता है इसको हम कहते हैं पैराइटल लोब, इसके सामने वाले को कहते हैं फ्रंटल लोब, ये नीचे वाले को कहते हैं टेम्पोरल लोब, और सबसे बैक साइड में जो दुम होती है उसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ये जो हमारे पास पैराइटल लोब होता है, इस पैराइटल लोब के एंटीरियरली ये जो एरिया ये होता है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, और फिर ये आगे वाला क्या है, मोटर एरिया। अब ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर काम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ऑक्सीपिटल एरिया विजुअल सिग्नल को रिसीव करेगा, और टेम्पोरल लोब ऑडिटरी सिग्नल्स को रिसीव करेगा। ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स मोटर सिग्नल्स को सेंड करने में रोल प्ले करते हैं। सोमैटोसेंसरी की तरफ आए तो हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सोमैटोसेंसरी एरिया 1, एक होता है सोमैटोसेंसरी एरिया 2। इन दोनों को अलग अलग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की अलग अलग बॉडी की जो लोकलाइजेशन है, यानी कि इसने अपना याद किया हुआ है कि मैं हैंड से रिसीव करूँगा, मैं माउथ से, मैं फिंगर से, फलानी जगह से। इसने अपना याद किया मैं भी हैंड से रिसीव करूँगा माउथ से। तो ये अलग अलग इनकी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो, या कह लो टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों की अलग अलग होती है। एरिया नंबर 1 की टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत फाइन है, बहुत डिटेल्ड है, बहुत अच्छा मैप है, जबकि एरिया नंबर 2 की इतनी फाइन नहीं होती, इतनी डिटेल्ड नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया नंबर 1 ने पूरा रटा मारा हुआ है कौन सी जगह कौन सी चीज़ आ रही है, जबकि एरिया नंबर 2 इतना कोई खास नहीं है। एरिया नंबर 2 में सबसे एंटीरियरली फेस को रिकॉग्नाइज करने वाले एरिया होते हैं, फिर उसके दरमियान में आर्म, और सबसे पोस्टीरियरली लेग को रिकॉग्नाइज करने वाले एरिया मौजूद होते हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन सिग्नल्स बॉडी के जिस भी पार्ट से आ रहे होंगे हमारा पर्टिकुलर एरिया ही होगा जो कि उस सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा, इसीलिए हमें पता चलता है कि ये एरिया कहाँ से आ रहा है। एक और चीज़ अगर वो यहाँ पे आपको बताएं तो जानने वाली बात बेसिकली ये है कि समझ लो कि जिस तरह ये एक सेरेब्रल, मैंने एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनाया हुआ है ना, ये येलो वाला भी एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा, ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया। अब हम देखना बेसिकली ये चाह रहे हैं, मैंने ये बात आपको बता दिया कि भाई इसका ये एरिया लेग को रिकॉग्नाइज करता है, ये एरिया हैंड से सिग्नल रिसीव करता है, ये वाला एरिया माउथ से रिसीव करता है, ये वाला एरिया फलानी जगह रिसीव करता है, ठीक है। तो पूरा आपको एक नक्शा बनाया हुआ है। अगर इस नक्शे को मैंने आपको दिखाना हो बहुत अच्छे तरीके से तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से काट दूँगा और काट के आपको नक्शा दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने काटा और काट के आपको ये नक्शा दिखा दिया। तो यहाँ पे बेसिकली काटने के बाद ये देखो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे नक्शा ड्रॉ किया हुआ है। ये काटने के बाद वो बता रहे हैं कि भाई ये एरिया लेग के लिए था, ये वाला एरिया हिप के लिए था। देख रहे हो आप, समझ में आ रही है। पर्टिकुलर एरिया होते हैं, पर्टिकुलर मतलब ब्रेन का पर्टिकुलर एरिया बॉडी का पर्टिकुलर रीजन से सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है। अच्छा, बॉडी के जिस रीजन से बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आते हैं ना, जिस तरह के लिप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिग्नल आते हैं, वहाँ पे ब्रेन में काफ़ी बड़ा एरिया रखते हैं लिप्स के लिए, ठीक है। इसी तरह ब्रेन में काफ़ी बड़ा एरिया रखते हैं हैंड के लिए, हैंड और लिप्स से बहुत ज़्यादा सिग्नल आते हैं, तो इनके लिए हमने बड़े बड़े एरिया ब्रेन में रखे हुए हैं। अब पाँव वगैरह हो गए वहाँ थोड़े सिग्नल आते हैं, उसके लिए छोटा एरिया रखा हुआ है। तो बॉडी का जो एरिया जितने ज़्यादा सिग्नल्स वाला होगा उसके लिए ब्रेन में उतनी ही बड़ी जगह होगी, उतनी ही बड़ी जगह उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। ऑलराइट, हो गई बात ये भी। फिर लेयर्स ऑफ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, पूरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स 6 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होती है। इसमें से लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स बनी हुई होती हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे देखिएगा 6 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं। ये जो लेयर नंबर 4 होती है ये सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करती है पूरी बॉडी से। लेयर नंबर 1, 2 जो होती है ये आपके सिग्नल्स को रिसीव कर रही होती है लोअर ब्रेन एरिया से। लेयर नंबर 2, 3 जो होती है वो ब्रेन के ही दूसरे एरियाज में सिग्नल्स को भेज रही होती है, यानी करीब करीब ही काम कर रही होती है। और लेयर नंबर 5 जो होती है ये मेनली मोटर सिग्नल्स को भेजने में रोल प्ले करती है। लेयर नंबर 6 भी मोटर सिग्नल्स को भेजने में रोल प्ले करती है। ओवरऑल लेयर नंबर 1, 2, 3 आप कह लो अपनी अंदरूनी कोऑर्डिनेशन के लिए है, लेयर नंबर 4 सेंसरी सिग्नल्स के लिए, और लेयर नंबर 5
मोटर सिग्नल्स के लिए। अच्छा, सेंसरी कॉर्टेक्स को फिर फर्दर हम लोग वर्टिकल कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हैं। हर वर्टिकल कॉलम किसी पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल कर रहा होगा, हर वर्टिकल कॉलम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। जो वर्टिकल कॉलम मोटर कॉर्टेक्स के करीब होते हैं वो वाले सेंसेशंस को रिसीव कर रहे होते हैं जिनका मोटर एक्टिविटी से कोई ताल्लुक हो। जो वर्टिकल कॉलम थोड़े से पीछे होते हैं वो वाले सेंसेशन रिसीव कर रहे होते हैं जिन सेंसेशन में थोड़ी बहुत इंटरप्रिटेशन हो, क्योंकि यहाँ पे पीछे आगे मोटर कॉर्टेक्स है तो इनका वैसे ही फंक्शन हो गया। जो पीछे सोमैटिक एसोसिएशन एरिया है, एसोसिएशन वाले काम हो गए इनके। ऑल राइट हो गई बातें। फिर आते हैं हमारे पास फंक्शन ऑफ सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। जनाब वाले सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया जो होता है, अगर हमें इसका फंक्शन कैसे पता चलता है, हम ये करते हैं दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर से इस एसोसिएशन एरिया को रिमूव कर देते हैं और फिर देखते हैं बॉडी में क्या क्या खराबियाँ आएंगी। तो नंबर 1 खराबी ये आती है कि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्जैक्टली लोकलाइज नहीं कर पाते। इसका मतलब है इसका काम तो लोकलाइज करना। दूसरा, हम क्रिटिकल डिग्रीज को जज नहीं कर पाते कि प्रेशर कितना जोर से था, कितना हल्का था। इसका मतलब है ये डिग्रीज को भी जज करता है। तीसरा, हम वेट को जज नहीं कर पाते। इसका मतलब ये वेट को जज करता था। चौथा, इसको रिमूव करने से हम चीज़ों के शेप्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। इस बीमारी को कहते हैं एस्टेरोग्नोसिस। ठीक है, तो एस्टेरोग्नोसिस का मतलब है कि शेप्स को आइडेंटिफाई ना कर पाना। पांचवा, हम चीज़ों के टेक्सचर्स को फील नहीं कर पाते। अलबत्ता इसकी बगैर मौजूदगी में भी हम पेन और टेम्परेचर और उनकी डिग्रीज को फील कर लेते हैं। इसका मतलब है पेन और टेम्परेचर के लिए इसके अलावा और भी जगह हैं, थैलेमस वगैरह भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो पेन और टेम्परेचर की भी एग्जैक्ट लोकलाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, फिर आता है हमारे पास सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया जो कि ब्रॉडबैंड एरिया 5 और 7 में मुश्तमिल होता है। ये जो सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है, जब हमने इसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया तो बंदे ने कहा या मुझे लग रहा है मेरे हाथ में कुछ छुरी पड़ी हुई है या कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्स बात की। तो मैंने कहा इसका मतलब है ये जो सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है ना, ये चीज़ों को कॉम्प्लेक्स चीज़ों में यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा होता है सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। उसके अलावा हमें ऐसे भी शक पड़ा कि इंटरप्रिटेशन में रोल प्ले करता है क्योंकि ये मुख्तलिफ जगह से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ये विजुअल कॉर्टेक्स से भी ले रहा होता है, ये टेम्पोरल से भी ले रहा होता है, ये जगह जगह से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो हमने कहा यार इसका मतलब है ये पक्की बात है, इन्फॉर्मेशन को लेके उसके साथ कोई मतलब निकालने में रोल प्ले करता है। एक बार सिंथेसिस अगर ये ना हो तो होता है कि अगर ये लेफ्ट साइड पर, एक बात को पता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। तो अगर राइट वाले में कोई मसला आया हुआ तो इंसान की लेफ्ट बॉडी में प्रॉब्लम आता है। अगर राइट वाले का सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया ना हो तो लेफ्ट साइड की जो बॉडी है उसको इंसान से यूज़ नहीं कर पाता, लेफ्ट साइड की बॉडी को इग्नोर करता है, लेफ्ट साइड की बॉडी से कोई चीज़ की शेप वगैरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एमॉर्फोसिंथेसिस। ऑलराइट जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डोर्सल कॉलम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। डोर्सल कॉलम के अंदर डाइवर्जेंस ऑफ सिग्नल्स को होती है, यानी कि अगर एक न्यूरॉन मैसेज को लेके आ रहा है तो वो आगे फिर यहाँ पे 3-4 न्यूरॉन हो जाएंगे, फिर आगे 7-8 न्यूरॉन हो जाएंगे। तो ये देखा हमने डाइवर्जेंस ऑफ सिग्नल्स होती है। अगर थोड़ा स्टिमुलस होगा तो सिर्फ दरमियान वाले ही एक्साइट हो सकेंगे, अगर ज़्यादा स्टिमुलस होगा तो साइड वाले भी एक्साइट होंगे और दरमियान वाले कुछ ज़्यादा एक्साइट होंगे, यानी कि ज़्यादा एक्शन प्रोड्यूस करेंगे अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा। ठीक होगी बात। फिर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में हम ये बात कहते हैं कि अगर किसी भी जगह पे आप ऐसे मिसाल के तौर पर ये 2 पॉइंट्स हो गए ना, तो 2 पॉइंट्स को उंगली में लगाएंगे तो ब्रेन इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकेगा कि ये 2 पॉइंट्स हैं। सो के बाद किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 अलग अलग पीक्स, ब्लू वाली को देखिएगा, 2 अलग अलग पीक्स बन रही है, दरमियान में एक वैली है, तो ब्रेन को पता चलेगा या ये 2 अलग अलग स्टिमुलस मिल रहे हैं। अगर ये स्टिमुलस बहुत ही करीब होते हैं तो फिर एक ही पीक बनती है और ब्रेन एक ही समझ पाता है। जिस तरह अगर मैं इस कैंची को इतना क्लोज कर दूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा ना तो मुझे लगेगा ये कोई एक ही चीज़ चुभ रही है। आप चाहे एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लें, ऐसे ही लगेगा आपको। तो उसकी वजह ये होती है कि वो एक ही पीक बन जाती है। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी हमारी इसी डोर्सल कॉलम के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। इस 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की मजीद अच्छी काम करती है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लेटरल इनहिबिशन की वजह से। लेटरल इनहिबिशन क्या होता है, हर न्यूरॉन अपने साथ वाले न्यूरॉन को इनहिबिट करता है। जब अपने साथ वालों को इनहिबिट कर देंगे तो मिसाल के तौर पर अगर किधर गया, हाँ, मिसाल के तौर पे जनाबे वाली एक कोई पेन की सेंसेशन है, वो पेन की सेंसेशन ये 3 न्यूरॉन लेकर, मतलब ये 3 न्यूरॉन है, यहाँ भी सेंसेशन आई है, यहाँ भी सेंसेशन आई है। तो बजाय इसके कि ये वाला भी डाइवर्जेंस के थ्रू एक्साइट हो जाता, होगा ये कि लेटरल इनहिबिशन की वजह से ये भी इसको इनहिबिट करेगा, ये भी इसको इनहिबिट करेगा। जब दोनों इसको इनहिबिट करेंगे तो ये वाला तो बिल्कुल भी ब्रेन से सिग्नल नहीं लेकर जाएगा। तो ब्रेन को एक सिग्नल यहाँ से मिलेगा, एक सिग्नल यहाँ से मिलेगा, दरमियान से कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे रेड कर्व्स में आप देख सकते हो, एक ये स्टिमुलस मिला, एक ये स्टिमुलस मिला, दरमियान में कोई स्टिमुलस नहीं है। तो हमें 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही अच्छी हो जाती है लेटरल इनहिबिशन की वजह से। लेकिन याद ही रखनी है ये बात कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन भी इसी के थ्रू जाती है। रैपिडली चेंजिंग सिग्नल्स भी डोर्सल कॉलम के थ्रू जाते हैं, वाइब्रेटरी सेंसेशन भी डोर्सल कॉलम के थ्रू जाती हैं। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस, इसमें सिंपल सी बात ये है कि जब आपका सेंसरी स्टिमुलस थोड़ा होता है तो आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जब सेंसरी स्टिमुलस ज़्यादा हो जाता है तो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसको वेबर फैक्टर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो वेबर फैक्टर प्रिंसिपल कहता है कि भाई बात ये है कि आप रेशो ऑफ चेंज को देखते हो। तो रेशो ऑफ चेंज तो ऐसी है ना कि शुरू में थोड़ी होती है, ऐसे ज़्यादा। जिस तरह मिसाल के तौर पर शुरू में 1 ग्राम से 2 ग्राम हुआ था या 1 ग्राम से 2 ग्राम हुआ था, तो रेशो ऑफ चेंज आ गई ना, डबल हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे तो आप 1 ग्राम को भी आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन आगे जाके ये होता है कि आप 1000 ग्राम से 2000 ग्राम करते हो ना, तो उसको आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि रेशो ऑफ चेंज सेम रखनी है। यहाँ भी रेशो ऑफ चेंज डबल थी, यहाँ भी रेशो ऑफ चेंज डबल है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 1 ग्राम को आप रिकग्नाइज कर पा रहे थे, यहाँ पे 1000 ग्राम को रिकग्नाइज कर पा रहे हो। 1 ग्राम का फर्क लाया तो पता भी नहीं चलना आपकी बॉडी को। तो बात बेसिकली ये स्टिमुलस थोड़ा था, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, 1 ग्राम का पता चल रहा है। स्टिमुलस बढ़ गया, सेंसिटिविटी बहुत थोड़ी है, 1 ग्राम का पता नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा ग्रामों का पता चलता है। तो ओवरऑल हम रेशो ऑफ चेंज को रिकग्नाइज कर पाते हैं। इसी तरह पावर लॉ है, वो भी इसी तरह की बात को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि जिस तरह अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता रहूँ तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर आगे 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 का स्क्वायर 64। शुरू में सिर्फ आप देख रहे हो यहाँ पे 12 का फर्क है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 48 का फर्क होता जा रहा है। जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ता जा रहा है, फर्क जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि शुरू में छोटी मोटी चेंज भी पता चलती थी, आगे जाकर छोटी मोटी चेंज का पता ही कोई नहीं चलना, सेंसिटिविटी कम होती चली जा रही है। फिर आती है हमारे पास पोजीशन सेंसेस। बात बेसिकली ये हमने कहा था, जो मैकेनिकल रिसेप्टर होते हैं वो 2 तरह के सेंसेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। एक होती है टेक्टाइल सेंसेशन, जिसमें टच, प्रेशर, वाइब्रेशन आती है, उसको डिटेल से डिस्कस कर लिया। दूसरी होती है पोजीशन सेंसेस, जिसमें हमारे पास स्टैटिक पोजीशन होती है और रेट ऑफ मूवमेंट होती है। उसको अब हम पढ़ने लगे जाने वाली। स्टैटिक पोजीशन के लिए, रेट ऑफ मूवमेंट के लिए रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके मसल्स के अंदर मसल स्पिंडल होते हैं, आपके टेंडन्स के अंदर गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, जो कि मुसलसल बता रहे होते हैं कौन सा टेंडन कितनी टेंशन में है, कौन सा मसल कितना कॉन्ट्रैक्टेड है। तो जब इन चीज़ों का पता होता है तो हम बता सकते हैं कि मेरा पूरी बॉडी किस तरह से मौजूद है। आप आंखें बंद करो, आपको सारा पता होता है कौन सा जॉइंट कितना कॉन्ट्रैक्टेड है, आपका आपने राइट करवेट ली हुई है, लेफ्ट करवेट ली हुई है, सारा कुछ पता होता है। तो ये आपकी स्टैटिक कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है। और फिर अगर आप आंखें बंद करके कोई ऑर्गन मूव कर रहे हो तो आपको पता होता है मेरी कौन सी उंगली मूव कर रही है, कितना मूव कर रही है, सब पता होता है। तो यानी कि आपको अपनी जो डायनामिक प्रोप्रोसेप्शन है, ये रेट ऑफ मूवमेंट है, उसके बारे में भी पता चलता है। तो ये सारी प्रोप्रोसेप्शन, डायनामिक मूवमेंट, इन सब के सिग्नल्स ब्रेन तक ले जाने के लिए डॉर्सल मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम ही होता है। तो डॉर्सल मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी होता है, डॉर्सल मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम प्रोप्रियोसेप्शन के लिए भी होता है, ये वाइब्रेशन के लिए भी होता है। ये बड़ा तगड़ा किस्म का काम है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंटेरोलैटरल सिस्टम, जो सेंसरी न्यूरॉन एंटेरोलैटरल सिस्टम वाले होते हैं। एक तो वो यहीं पे सिनैप्स कर देंगे, यहीं पे उनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाएगा। कहाँ पे सिनैप्स करते हैं, ये जो ग्रे मैटर है ना, इसके कुछ लेमेला हैं। तो लेमेला नंबर 1, लेमेला नंबर 4, लेमेला नंबर 5, लेमेला नंबर 6 कहाँ बने हुए हैं लेमेला, ये लेमेला बने हुए हैं ना। हम ग्रे मैटर को लेमेला में डिवाइड करते हैं, तो लेमेला नंबर 1, 4, 5 और 6, इन लेमेला में सिनैप्स कर जाते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर आगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हो गया। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इस एंटीरियर कमीशन में से, यानी कि यहाँ पे जो आगे वाला कमीशन बना हुआ है, इस एंटीरियर कमीशन में डी को शेयर करेगा और फिर या तो लेटरल वाले ट्रैक में जाएगा या एंटीरियर वाले ट्रैक में जाएगा। और ये जाता कहाँ तक है, थैलेमस तक। तो ये हम कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से लेकर थैलेमस तक जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, एक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है। तो ये कि एंटेरोलैटरल सिस्टम में लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा, जो कि थैलेमस तक सिग्नल को लेकर जाएगा। थैलेमस के कौन से हिस्से तक लेके जाएगा, एक तो यही जो वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स है यहाँ तक, और दूसरा जो इंट्रालेमेलर न्यूक्लियर है यहाँ तक सिग्नल्स को लेकर जाएगा। अच्छा जी, एंटेरोलैटरल पाथवे जिन पे सिग्नल्स को लेके जाता है, स्लो लेके जाता है, बहुत अच्छी स्पेशल ओरिएंटेशन नहीं कर पाता, बहुत अच्छा इंटेंसिटी के बारे में नहीं बता पाता। ये बातें पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसके अलावा हम बता रहे हैं कि अगर ये ऊपर वाले भेजे को आप उड़ा भी दो तो थोड़ा बहुत ये जो थैलेमस है ये भी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है, पेन को सेंस कर लेगा, टेम्परेचर को सेंस कर लेगा। ऑल्दो ये बहुत अच्छी स्पेशल ओरिएंटेशन को तो नहीं जानता, एक्जैक्ट जगह तो नहीं बता पाएगा कहाँ पे हो रही है, लेकिन ओवरऑल इसको पता चल जाता है। ठीक है बात। फिर आगे कॉर्टिकोफ्यूगल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि सेंसिटिविटी ऑफ सेंसरी पाथवे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा तेज़ हो रहा हूँ, थोड़ा अनक्लियर हो रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। इसमें होता है बेसिकली ये कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स ये होते हैं कि अगर यहाँ से सिग्नल है और ये हमारे ब्रेन तक पहुँचे हैं, तो ब्रेन से आगे कुछ इनहिबिटरी सिग्नल्स वापस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं, यानी कि ब्रेन बताता है कि यार ठीक है, मुझे पता चल गया पेन हो रही है, बहुत सिग्नल भेज रहे हो, तो थोड़ा हौसला करो, तो इसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली एक तो काम ये होगा कि आपने सेंसिटिविटी को चेक कर लिया, और दूसरा शार्पनेस भी कॉज करते हैं। यानी कि अगर एक न्यूरॉन को स्टिमुलस मिला था और वो ला रहा था, तो ब्रेन साथ वालों को इनहिबिट करता है कि यार उस एक को लाने दो ना, ताकि मुझे पता चले कौन एग्जैक्टली सिग्नल आ रहा है, कहाँ पे एग्जैक्टली पेन हो रही है। तो शार्पनेस में भी ये कॉर्टिकोफ्यूगल इनहिबिटरी फाइबर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर सेगमेंटल फील्ड ऑफ सेंसेशन में उन्होंने यही बताया हुआ है कि स्किन के पर्टिकुलर एरिया को आपकी पर्टिकुलर नर्व कंट्रोल कर रही होती है, उसको हम कहते हैं डर्माटोम, और ये एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन से ड्राइव हुए होते हैं डर्माटोम्स। तो ये डर्माटोम्स आपको एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन ऑफ अ ऑर्गन के बारे में बता रही होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चल और बस यही कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा यार। सब्सक्राइब आप लोग कम करना शुरू हो गए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब सारे करा करें। अल्लाह हाफिज़।